अरे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हालचाल, कैसे मिजाज हैं आप लोगों के, कैसी चल रही तैयारी आप लोगों की। जुनून बैच का क्या हाल है? सब बढ़िया, वेरी गुड। अपना चौथा टेस्ट हो गया कंप्लीट, है ना। लिक्विड सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का टेस्ट होना था आपका, उसके रिजल्ट्स बन रहे हैं। कुछ बच्चों के मार्क्स आ गए हैं, कुछ के अभी आ रहे हैं, बन रहे हैं। तो हो सकता है होपफुली कल या परसों में आपका रिजल्ट हो जाएगा अनाउंस। अब तक में एक बच्ची का रिजल्ट आया है, ये बच्ची है नाजनीन, है ना। इसके केमिस्ट्री के मार्क्स देखिए ज़रा, 156 इन्होंने सिक्योर किया है आउट ऑफ 180, है ना। हमने आपसे बोला था कि 160 मार्क्स हमने आपको दिया था कि साहब कम से कम 160 मार्क्स आने चाहिए केमिस्ट्री में इस चैप्टर से रिलेटेड। तो इस बच्चे ने वो काम कर दिखाया है कि 160 तो नहीं बट 156 मार्क्स लाया है, जो कि आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है अब तक का। अपने जो भी इनलाइटन टेस्ट सीरीज चल रहा है उसका अब तक का आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है। किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इतने अच्छे परसेंटेज ऑफ मार्क्स का सिक्योर करना, ये बहुत बड़ी बात है कि एक बच्चा वो डिटर्मिनेशन लेके मुझे 160 करना था, है ना, और 156 पे पहुंचे ये बच्चे। आप सोच के देखो, 180 में से 156, नंबर ऑफ क्वेश्चन वाइज सोच करके देखिए कि 45 क्वेश्चंस में से 39 क्वेश्चंस करना इतना आसान भी नहीं है। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा इन्होंने मार्क्स सिक्योर किया है। हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशन इस बच्ची के लिए। और ये बच्चे, स्पेशल बात ये है कि ये बच्ची क्लास 11th की है, 12th में भी नहीं है, क्लास 11th के भी है ना। ना तो ये 12th में, नहीं ये ड्रॉपर स्टूडेंट है। आप सोच के देखिए, एक 11th क्लास का स्टूडेंट, है ना, वो 12th क्लास का चैप्टर हमने उसको पढ़ाया और फर्स्ट अटेम्प्ट में विद इन 6 to 7 लेक्चर्स सिर्फ उन्होंने, उनका कंट्रीब्यूशन क्या, उनका काम किया, उनकी मेहनत किया। मैंने जो शुरू से बोला था आपसे, क्या बोला था कि जो लेक्चर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसको शुरू से आखिर तक देखिए, नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए, डीपीपी सॉल्व करिए, एंड यू विल एब्सोल्युटली, यू विल श्योरली गेट मार्क्स। और इन्होंने इतना काम किया, इन्होंने ईमानदारी से सारे लेक्चर्स देखे, नोट्स बनाए, अच्छे से क्वेश्चंस किया और रिजल्ट आपके सामने है। तो ये बच्ची उन बच्चों के लिए इंस्पिरेशन है जो ड्रॉपर्स हैं, जो 12th के बच्चे हैं, जो सिर्फ सोच रहे हैं सर कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। होता मेहनत से है, होता एफर्ट से है, जो इस बच्ची ने साबित किया है। तो आप लोगों के लिए, आप ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ये बच्ची इंस्पिरेशन है। क्लियर? आप इस बच्ची से सीख ले सकते हैं कि वाकई अगर डिटर्मिनेशन पक्का हो तो बहुत आसानी से टारगेट को अचीव किया जा सकता है। और डे 1 से हम लोग आपको यही समझा रहे हैं। बहुत से बच्चे जिनको अभी तक भरोसा नहीं हुआ है, श्योरली हमें पक्का पता है कि उनको भरोसा होगा। कुछ अभी 1 महीने बाद अपना डिसीजन बदलेंगे, कुछ जो है 10-5 दिन और लग जाएगा, फिर डिसीजन बदलेंगे, कुछ 2 महीने बाद बदलेंगे। जब वो 2 महीने बाद बदलेंगे तब उन्हें लगेगा काश हम 2 महीना पहले से पढ़ रहे होते, तब उनको उस बात का पछतावा होगा। तो मैं तो ये चाह रहा हूँ कि जितनी जल्दी आप अलर्ट हो जाएं, मेहनत करना शुरू कर दें और भरोसा रखें। जब आपके मेंटर्स कंसिस्टेंटली एफर्ट लगा रहे हैं और आपको अपने मेंटर्स पे भरोसा होगा तो कोई भी टारगेट आप आसानी से अचीव कर सकते हो। तो अभी भी मैं उन बच्चों से कहूँगा कि आप कायदे से मेहनत करिए। हम लोग क्यों एक चैप्टर का टेस्ट ले रहे हैं? बिकॉज सबसे पहले हम चाह रहे हैं कि आप मोटिवेट तो हो जाओ, मेहनत करने के लिए तैयार तो हो जाओ, आपको लगने तो लगे कि साहब टारगेट अचीवेबल है। एक बार टारगेट अचीवेबल लगने लगेगा तो आपकी एफिशिएंसी खुद ही बढ़ जाएगी। फिर जब आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी तो यही एक चैप्टर का टेस्ट 2 चैप्टर में बदल जाएगा, 2 का 3 में बदल जाएगा, है ना। फिर हम लोग अच्छा बंच ऑफ चैप्टर्स लाएंगे, फिर उसके बाद आधा सिलेबस का भी लेंगे, फिर फुल लेंथ टेस्ट भी लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। पहले शुरुआत तो करो। जब शुरू ही नहीं करेंगे तो टॉप स्पीड पकड़ना इतना आसान नहीं है ना। तो खैर, तो इस बच्ची ने बिल्कुल दिल खुश कर दिया है सारे टीचर्स का, सारे फैकल्टी जो है मोटिवेटेड है। और आपके लिए बेटा एक मैसेज है कि इसको देख करके, इस मार्क्स को देख करके खुश तो होना है, खुशफहमी नहीं पाल लेना है ना। अपने आप को बिल्कुल सुपीरियर ही नहीं समझ लेना है। बस ये समझना है कि साहब अब मेरा ये लैंडमार्क सेट हो गया, अब हर टेस्ट में 156 हमसे पूछा जाएगा कि बेटा इसके रेस्पेक्ट में नीचे क्यों गए। तो बस ये टारगेट ले लेना है कि इससे नीचे तो अब हर हाल में नहीं जाना है, चाहे जितनी जान झोंकना पड़े। तो आपके लिए एक मिनिमम सेट हो गया। इस मिनिमा से नीचे, मतलब इस फिक्स वैल्यू से नीचे नहीं जाना है, इसको मेंटेन करके रहना है। 156.5 हो जाए, 157 हो जाए, 158 हो जाए, क्लियर, बट 155 नहीं होना चाहिए। क्लियर? और पूरी उम्मीद है कि अगर आप कंसिस्टेंटली मेहनत करोगे। देखो, वो बच्चे जो 11th में हैं उनके लिए तो और बोनस पॉइंट है यार कि 4 महीने में आपको पूरा 11th पूरा 12th पढ़ा दिया जाएगा। तो आप तो बैठे बैठाए आपका पूरा सिलेबस ही खत्म हो गया।
4 महीने अगर आपने ढंग से एफर्ट लगा दिया तो आपका तो सिलेबस ही कंप्लीट हो गया यार। तो सोच के देखो, तुम्हारे पास फिर अगले का 8 महीना 6 महीना बच जाएगा। तो आप सोच के देखो, फिर रिवीजन बच जाएगा आपका। अब कोई भगा भगा के तो नहीं पढ़ा रहे, बिल्कुल सिंपली समझा समझा के पढ़ा रहे हैं। क्लियर? तो आप कायदे से कंसिस्टेंटली लेक्चर्स को वॉच कीजिए, नोट्स बनाइए, तो फिर आपका काम बहुत ही हो जाएगा आसान। खैर चलिए, तो आज हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स में, दैट इज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। कोई आपसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, कोई आपसे पूछे, एक मिनट में पॉज लेता हूँ, जरा सा कूलर की आवाज़ आ रही, इसको बंद कर देते हैं, 1 मिनट। हाँ जी सर, चलिए अब आवाज़ नहीं आ रही, नॉइस खत्म हो गया है ना। सो स्टार्ट करते हैं अपना रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले ये देखिए कि रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड नीट में क्वेश्चंस कब कब पूछे गए हैं। तो ज़रा देखो, 2019 में पूछा गया, 2011 में, 2010 में, 2009 में 2 बार, 2006 में 2 बार, 2002 में, 2000 में। तो कंसिस्टेंटली सवाल वक्फे से पूछा ही जा रहा है। 2019 में पूछा गया, 2020 में नहीं पूछा गया, तो 2021 में बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इस टॉपिक से सवाल आने के। पहले हम लोग फैक्ट समझ लेंगे, ये टॉपिक है क्या, इसको हम लोग कायदे से समझ लेंगे, इसकी थ्योरी समझ लेंगे, फिर इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक बार कर लेंगे, तो जिससे आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। क्लियर? फिर इस पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आएगा यू कैन ईजिली हैंडल। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले बात हो कि सर व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन। तो मैंने आपसे कल इंट्रोडक्शन में ही बोला था कि साहब रेट अगर कोई आपसे पूछे रेट होता ही क्या है। देखो, जब भी कोई चेंज पर यूनिट निकाला जाए तब उसको बोलते हैं रेट। जैसे तुम बाजार में कोई सामान खरीदने जाते हो तो आप पूछते हो रेट क्या है ना। मान लो अंगूर है, आपसे आप जाओगे मार्केट में, बोलोगे अंगूर कैसे दिया मतलब क्या हुआ, ये रेट क्या है अंगूर का, क्या रेट, कीमत। तो वो आपको क्या बोलेगा। अब इसमें भी साइकोलॉजी समझाता हूँ कि जस्ट अभी लॉन्च हुआ है, मतलब फल आया, पहला फल तो महंगा बिकता है। तो मान लो अंगूर अगर 200 रुपये किलो है, तो फिर आपको वो क्या बताता है, या तो बोलेगा 200 रुपये किलो अगर बेवकूफ़ होगा मतलब कम अकल होगा, या यूँ बोलो कि कम एक्सपीरियंस्ड अगर दुकानदार होगा तो तुमसे बोलेगा सर 200 रुपये का किलो है। और जो अकलमंद वाला होता है, एक्सपीरियंस्ड वाला होता है, उसको पता है कि 200 रुपया बोलेंगे वो चला जाएगा, है ना, क्योंकि उसको याद आएगा अरे अंगूर तो 40 रुपये किलो मिलता है, 30 रुपये किलो मिलता है, यहाँ 200 बोल रहा है। तो वो वक्त वो टाइम भी आता है जब 40 रुपये किलो मिलता है, बट इनिशियली क्या होता है, महंगा। तो अगर एक्सपीरियंस होगा उसको तो आपको क्या बोलेगा, सर 20 रुपये का 100 ग्राम, 20 रुपये का 100 ग्राम, या आपसे क्या बोलेगा 50 रुपये का 250 ग्राम। बात तो हुई तो पर यूनिट वेट आपने निकाल दिया अमाउंट ऑफ मनी, तो उसको आपने क्या बोला, रेट। सिमिलरली फिजिक्स में आ जाओ, आप बोलते हो कि साहब इतना डिस्टेंस कवर किया इतने टाइम में, तो आप क्या बोलते हो, ये डिस्टेंस कवर करने का रेट क्या है। तो आप बताते हो टोटल डिस्टेंस क्या है, टोटल टाइम क्या है, डिवाइड कर दे तो रेट निकल जाता है। नो डाउट इससे एवरेज रेट निकलता है। बाद में फिर आप इंस्टेंटेनियस स्पीड की भी बात करते हो, बाद में आएगी एवरेज और इंस्टेंटेनियस। लेकिन अमाउंट बाय समथिंग, तब उसको बोलते हैं रेट। अब अगर कोई भी चीज़ टाइम के रेस्पेक्ट में निकाली जा सकती है, जैसे आप डिस्टेंस करते हो कैलकुलेट, है ना, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो क्या बन जाता है, स्पीड। क्लियर है? उसी तरीके से यहां भी रेट क्या है, तो बोलेंगे एक पर्टिकुलर चेंज जो चेंज ऑफ टाइम के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाए इज कॉल्ड रेट। अब रेट किसका, तो लिखा हुआ है ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन। किसका रेट, तो बोला गया क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन का रेट का मतलब क्या, तो पहली बात बताओ रिएक्शन का मतलब क्या। तो रिएक्शन का सर सिंपली मतलब यह है कि साहब हमने कोई रिएक्टेंट लिया, लेट द रिएक्टेंट वाज ए, और इससे प्रोडक्ट बन रहा था, लेट द प्रोडक्ट इज बी। हमने बोला ऐसा। अभी हम स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में कुछ भी नहीं ले रहे, सीधा 1 1 माना। सिंपल, पहले बात समझ जाओ, फिर तो हम चेंजेस लाई देंगे। क्लियर? ओके। अगर आपसे बोला, मैं वैल्यूज भी ले लेता हूं, कोई एबीसीडी नहीं, वैल्यूज ले लेता हूं। मैंने बोला इनिशियली हमने 10 मोलर कॉन्सेंट्रेशन लिया, और इनिशियली इसका प्रोडक्ट तो कुछ बना ही नहीं है, तो इनिशियली तो ये 0 होगा। कब, T1 इज इक्वल टू 0 टाइम पे, और फाइनली जब रिएक्शन कंप्लीट हो गया तब बोला T2। क्लियर? इस बीच में कोई टाइम लगा, मान लो लग गया 10 मिनट, 10 मिनट लग गया। क्लियर? और 10 मिनट के बाद यहां बच गया 8 मोलर कॉन्सेंट्रेशन।
ठीक, या चलो 2 मोलर ले लेते हैं, 2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ जो बना है वो बना है कितना, 8 मोलर कॉन्सेंट्रेशन। पहले तो इस बात को समझ लो तुम स्टोइकियोमेट्री से, क्या इनिशियली ये था 10 और बच गया है 2। क्लियर, समझिएगा, रिएक्टेंट 10 था, 2 है, इसका मतलब यहां से कुछ कम हुआ ना। क्या कम हुआ, तो तुम क्या बोलोगे, 10 में से 2 बचा तो कितना गया, 8 गया। मतलब रिएक्टेंट कम हो गया, घट गया, कितना चला गया, बोलेंगे सर 8 मोलर की कमी आ गई। अब आराम से, यहां से 8 गया है, वहां बनेगा कितना, इट इज डिसाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। याद है तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट में, इसलिए तो पढ़ाया था मोल कॉन्सेप्ट पहले। तो 1 मोल से, अब ये कहां से डिसाइड होता है, ये जो कोएफिशिएंट है, यहां कोएफिशिएंट कितना 1, यहां कोएफिशिएंट कितना 1, तो बोल रहे हैं ये रिएक्शन क्या बोल रहा है, रिएक्शन बोल रहा है कि जब भी ए का 1 मोल जाएगा तो बी का 1 मोल ही बनेगा। ये सर नो बेटा, बिल्कुल। तो 8 मोल से कितना, यहां से गया कितना है, 8 मोल, तो 8 मोल से कितना बनेगा, 8 मोल ही बनेगा। ये मत देखो सर यहाँ 2 8 कैसे, अरे 2 बचा है, गया, जिससे गया है उसी से तो बनेगा। या तुम्हें शॉर्टकट याद होगा, जिसका बटा जिससे गुना जितने से, तो जिसका निकाल रहे उसका कोएफिशिएंट ऊपर, जिससे निकाल रहे उसका कोएफिशिएंट नीचे, गुना जितने से, कितने से, तो तुम बोलोगे ये चेंज कितने का है, 8 का, तो 8 से ना, तो कितना हुआ, इज इक्वल टू 8, ये तो लिखा मैंने, 8 मोलर बना है। एक सिंपल सी बात आई, क्या पहले इतनी बात क्लियर है कि यहाँ से 8 मोलर कम हो गया और वहाँ 8 मोलर बन गया। मान लो शुरुआत में ही अगर हम लिए चलते, यहाँ से 4 मोलर पहले ही ले रखा है, तो 8 बना और 4 पहले से था, तो यहाँ 12 लिखते। क्लियर, खैर, तो सिंपली क्या हुआ कि एक रिएक्टेंट था ए जिससे बन रहा था बी, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1:1 था, ठीक, 10 मोलर लिया, 2 मोलर बचा, 8 मोलर बन गया। क्लियर, अब तुमसे पूछे व्हाट इज द चेंज। अब चेंज क्या है, तो सर पहले पूछोगे ना आप, सर चेंज किसका, चेंज अगर आपने पूछा तो चेंज किसका, तो पहली बात अगर हम बोल रहे हैं व्हाट इज द चेंज, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये पूछा जाए, व्हाट इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये पूछा गया, आराम से समझिएगा। चेंज हमेशा हमेशा कब बोला जाता है, कब बोला जाता है, मतलब क्या, आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा ए, तो डेल्टा का मतलब चेंज, हमेशा का मतलब क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कब, एट टाइम t2 माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम t1, फाइनल माइनस इनिशियल ही हमेशा निकाला जाता है। ओके, अब आराम से, टाइम t2 पे वैल्यू कितनी है 2, माइनस टाइम t1 पे वैल्यू कितनी थी 10, कितने का चेंज आया, चेंज -8, कितने का चेंज आया बेटा, -8। बोलो यस सर नो। तो अगर तुमसे ये पूछे कि सर व्हाट इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल, तो तुम बोलोगे दैट इज -8। क्या बोलोगे, दैट इज -8। क्लियर, ये हुआ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मुझे बता ये चेंज नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव। और हमेशा हम एक बात जानते हैं कि वेन एवर द चेंज इज नेगेटिव इट इज डिक्रीज, इट शोज डिक्रीज, यस और नो। चेंज पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या है, अगर नेगेटिव है इसका मतलब डिक्रीज है, और अगर पॉजिटिव इसका मतलब इंक्रीज है। और नॉर्मल भी हम जान रहे हैं 10 था 2 बचा, इसका मतलब घट गया ना बेटा, बिल्कुल घट गया। तो तुम क्या बोलोगे, इसी को दूसरे लैंग्वेज में बोलेगा कि भाई साहब अगर ये पूछता कि व्हाट इज द डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, तब तुम क्या बोलते बेटा। तो अगर उसने डिक्रीज ऑलरेडी बोल दिया तो इस माइनस को तो वो ऑलरेडी ले लिया उसने, ये सर नो। और अगर डिक्रीज बोल दिया तो तुम सिर्फ क्या बोलोगे 8। क्या अब भी -8 बोलोगे, नहीं रे, माइनस तो डिक्रीज दिखा रहा था, उसने स्टेटमेंट में पहले बोल दिया डिक्रीज, तो माइनस चला गया ना, बचेगा सिर्फ क्या, मैग्नीट्यूड, दैट इज 8, ये सर नो। अच्छा, अब यहीं से पूछता व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए, या व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्टेंट। समझ मारी बात, क्लियर, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्टेंट। आराम से समझना समझना। एक बात होती क्या, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्टेंट, ये पूछता। क्लियर, समझ मारी बात। या दूसरी बात, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ रिएक्टेंट, ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में बात हो रही है, दो अलग अलग बातें। क्लियर, तो रेट हमेशा क्या बोला जाता, टोटल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या बोलेंगे, टोटल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय
टोटल टाइम टेकन। ओके, सो व्हाट इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज -8। तो हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं बेटा, -8 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द टाइम टेकन, दैट इज 10 मिनट्स। तब क्या लिखते बोलो, यहाँ लिख देते 10 और वैल्यू क्या आती, -0.8। क्लियर। नॉर्मली तो मैं यूनिट लिखना है तो ये क्या है, मोलर। ठीक, तो ऊपर क्या है, मोलर है ना, और नीचे क्या है, मिनट। तो लिख देते क्या, मोल पर लीटर पर मिनट। और मिनट तो यहाँ क्या लिख देते, मिनट के अकॉर्डिंग लिख देते मिनट, कोई दिक्कत। ठीक, ये हो गया सर क्या क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स कॉन्सेंट्रेशन। यहां बोला व्हाट इज द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ रिएक्टेंट्स कॉन्सेंट्रेशन। अब पहले ही उसने डिक्रीज बोल दिया, पहले ही अगर डिक्रीज बोल दिया तो वो माइनस गया, है कि नहीं। तब तुम क्या लिख दोगे, सीधा बोलो सीधा क्या लिख दोगे, तब क्या लिखोगे, सीधा 8/10 दैट विल बी 0.8 और यूनिट तो वही मोल पर लीटर पर मिनट। क्लियर। इसका मतलब क्या, एक मिनट में जो क्वांटिटी निकाल रहे हैं उसी को बोल रहे हैं ना रेट। पर यूनिट, मैंने शुरू में बोला पर यूनिट कोई चेंज निकालते हैं तब उसको बोलते हैं रेट। 10 मिनट में ऐसा हुआ, एक मिनट में कितना हुआ तब ऐसा, मान लो बोलता पर सेकंड में निकालो, तब क्या कर देते, इसी मिनट की जगह हम क्या कर देते, सेकंड। तो 10 मिनट का मतलब 600 सेकंड, तो हम 600 सेकंड से डिवाइड कर देते पर सेकंड आ जाता। यस और नो, क्लियर। तो समझना है, ये बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्टेंट और ये क्या बोला, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ रिएक्टेंट। दो अलग अलग बातें हैं, दो अलग अलग बातें हैं। एक में माइनस आएगा, एक में प्लस आएगा। माइनस क्यों आ रहा है सर, बिकॉज चेंज बोला। यहां सर माइनस क्यों नहीं आ रहा, बिकॉज ऑलरेडी डिक्रीज बोल दिया। क्लियर। बट मैग्नीट्यूड की वैल्यू, सी द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड दैट इज ऑलरेडी सेम। ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा। क्लियर, समझ मारी बात। ओके, ठीक है सर। ऐसे ही आप प्रोडक्ट के टर्म्स में भी तो बात कर सकते हैं। सेम चीज मैं मिटा नहीं रहा हूं, आप मिटा करके लिख लेना। तो मैं तो यही लिख दूंगा क्या, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ। पहले इस बात को अच्छे से समझ लो, एकदम फर्म क्लियर कॉन्सेप्ट। बहुत से बच्चों को घबराहट हो जाए, जैसे ये माइनस कहीं है, कहीं माइनस नहीं है। क्यों नहीं है माइनस, तो दिखाया मैंने आपको। जब डिक्रीज लिख दिया माइनस खत्म, चेंज बोलेगा माइनस आएगा। ओके, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अगर पूछे आपसे तब क्या बोलोगे तुम, फिर वही बात। प्रोडक्ट कौन है, बी, तब क्या बोलेंगे, ये तो बोला आपसे डेल्टा बी कॉन्सेंट्रेशन, तो क्या बोलोगे, बी का कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t2 सिमिलरली डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ बी का कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t1। चेंज तो यही। फाइनली क्या है देख, 8 और इनिशियली क्या है 0। अब आराम से 8 - 0 क्या होगा, बोलो क्या बोलेंगे, +8। अब ये क्या है, +8, ये आया चेंज। अब आराम से ये चेंज पॉजिटिव है ना बेटा। क्लियर। पॉजिटिव का मतलब ही होता है इंक्रीज, पॉजिटिव का मतलब ही होता है इंक्रीज, और वो ऑलरेडी इंक्रीज बोल रहा है। अगर आपसे बोला इंक्रीज इन, अब अगर आपसे बोले इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मतलब बी, तब तुम क्या बोलोगे, यहाँ भी क्या आएगा, पॉजिटिव। तो तुम देखो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। क्यों दोनों सेम हो गया, बिकॉज द चेंज इज ऑलरेडी पॉजिटिव। व्हाई, बिकॉज द चेंज इज ऑलरेडी इंक्रीज। क्लियर, समझ मारी बात। सेम बात अगर यहां बोलता व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्टेंट की जगह प्रोडक्ट, है ना, प्रोडक्ट, तब तुम क्या बोल देते हैं, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है ना, उसका चेंज कितना मिला तुम्हें, बोलो बेटा 8। तब यहाँ माइनस नहीं लिखते, 8/10, तो ये वाली क्या हो जाती है, सीधा 0.8। और ये तो है ही, यहाँ पे लिख देते प्रोडक्ट, तब क्या आ जाता, बोलो तब क्या आ जाता, बोलो 8/10 सेम, दोनों में क्या मिल गया, सेम। अब ध्यान से यहाँ से क्या बात पता चली, यहाँ से क्या बात पता चली कि जब भी हम लोग चेंज निकालेंगे प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में प्लस माइनस का कोई लफड़ा नहीं है। लेकिन अगर रिएक्टेंट के टर्म्स में निकालेंगे तो ऑब्वियसली चेंज बोला तो माइनस और डिक्रीज बोला तो प्लस। क्लियर। क्यों डिक्रीज में प्लस, बिकॉज ऑलरेडी अपने डिक्रीज का मतलब पहले ही माइनस ले लिया। क्लियर। अरे डिक्रीज का मतलब जनरली क्या समझा जाएगा, डिक्रीज का मतलब माइनस ऑफ चेंज। क्लियर। तो आपने क्या ले लिया, माइनस बाहर, और यहां चेंज क्या था, बोलो माइनस कितना, बोलो माइनस कितना, 8। तो ये माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। क्लियर, समझ मारी बात। क्या इतना समझ में आया सबको, इतना समझ में आया कि इस रिएक्शन में अगर हमसे पूछा जाए व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, क्या बता दोगे, बिल्कुल बता देंगे। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, क्या ये बता दोगे, बिल्कुल बता देंगे। क्या ये दोनों बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई सर। क्लियर। अब सर रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो मुझे बताओ। रिएक्शन तो वही है जो आपको दिख रहा है। उस रिएक्शन में
या तुम रिएक्टेंट के टर्म्स में बात कर लो या तुम प्रोडक्ट के टर्म्स में बात कर लो, बात तो दोनों एक ही है। क्यों सर एक ही है? बिकॉज दोनों तो रिएक्शन का पार्ट ही है, दोनों तो रिएक्शन का पार्ट ही है। अरे बोलो यस सर नो? बिल्कुल सर, क्लियर। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन या तो रिएक्टेंट के टर्म्स में बात हो सकती है या तो रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट के टर्म्स में बात हो सकती है। और रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब एक पॉजिटिव क्वांटिटी सिंपली, क्लियर है? समझ में आ रही बात? पॉजिटिव क्वांटिटी। तो अब हम चेंज नहीं लेंगे, अब हम या तो अगर रिएक्टेंट के टर्म्स में बात कर रहे हैं तो डिक्रीज लेंगे, क्लियर। और अगर प्रोडक्ट के टर्म्स में बात कर रहे हैं तब इंक्रीज लेंगे, क्लियर। समझ में आ रही बात? अब ध्यान से सुनिएगा, हम नॉर्मली जनरली सिंपली क्या बोल रहे हैं? सिंपल बात कि साहब रेट ऑफ रिएक्शन ये क्या है? दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रोडक्ट, या तो ये बोल दो तुम प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन बोल दो, कॉन्सेंट्रेशन है प्रेशर आ जाएगा, बात बराबर है, ठीक। या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इट इज ऑल्सो इक्वल टू रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ रिएक्टेंट्स, बोलिए कॉन्सेंट्रेशन, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? इन्हीं दोनों चीज को क्या बोल देंगे हम लोग? रेट ऑफ रिएक्शन। बाद में देखेंगे जब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बदलेंगे तो कैसे ये चीज बदल जाएगी, वो अलग मुद्दा है। पहले सिंपली समझो कि सर रिएक्शन का रेट किसके टर्म्स में स्टडी किया जाएगा? या तो रिएक्टेंट के टर्म्स में या तो प्रोडक्ट के टर्म्स में, क्लियर है। और दोनों से आंसर क्या आना चाहिए? सही। दोनों से आंसर क्या आना चाहिए? सही। सही मतलब सेम, क्लियर। अब तुम करके देख लो कि सर इंक्रीज ऑफ प्रोडक्ट में क्या आया था अभी, कितने का इंक्रीज? तो क्या बोल रहे हैं? 8 है ना, ये तो हुआ ऊपर कॉन्सेंट्रेशन का चेंज, और डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा था? 10, तो आंसर कितना आया? 0.8 क्या मोल पर लीटर पर मिनट। यही रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू कितनी है बेटा? इतना। किसके टर्म्स में जब निकाले हो? प्रोडक्ट के टर्म्स में। और ये रिएक्टेंट के टर्म्स में निकालेंगे तब क्या आएगा बेटा? सेम, क्या? 8/10। अब सर माइनस का नहीं लिख रहे, बिकॉज हमने अभी बोला साफ साफ क्या कि हमें रेट ऑफ रिएक्शन तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है ना यार, क्लियर है। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या? रिएक्शन कितना आगे प्रोसीड किया, ये मतलब है, क्लियर। तो तुम उसको किसके टर्म्स में निकालोगे? डिक्रीज के टर्म्स में, क्लियर। तो वहां से वैल्यू क्या आएगी? 8/10, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आई? 0.8 मोल पर लीटर पर मिनट। क्या ये सबको क्लियरली विजिबल है, क्लियरली अंडरस्टूड? समझ हमारी बात? तो रेट ऑफ रिएक्शन या तो इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के टर्म्स में निकालेंगे या तो डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के टर्म्स में निकालेंगे। पहली बात तो ये फिक्स कर लो, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है कि सर रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में कितना घटा आया, डिक्रीज आया, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, क्लियर। या इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में कितना इंक्रीज आया, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। बोथ विल गिव यू द सेम आंसर, क्लियर। तो सर ये बात तो फिजिबल तब होती है ना जब इसका और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बराबर हो तब, क्लियर। अब यहां हम करते हैं, अगर इनका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बदल दें तब कैसे प्रोसीड करेंगे? लेट अस सी दैट। देखो जरा, सब कुछ सेम रहने दो वैसे ही, बस हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को बदल दे रहे हैं। अब हम क्या कर दे रहे हैं आपके लिए कि सेम वही रिएक्शन मैं इस फॉर्मेट में लिख रहा हूं। मान लो ये रिएक्शन ऐसे होता, क्या? 2A गिविंग यू 3B, ऐसा रिएक्शन होता, तब क्या करते सर? कोई दिक्कत नहीं है सर। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम T1 इज इक्वल टू 0 टाइम पे ये 10 मोलर था, सेम ले लिया, और टाइम T2 इज इक्वल टू 10 सेकेंड ले लिया हमने। अब यहाँ कितना है? तो कुछ भी बोला जा सकता है आपको। इनिशियली ये कितना है हमने 0 मान लिया, 0 मोलर, कुछ नहीं था, ओके। कुछ देर के बाद यहाँ से कुछ ना कुछ घटेगा, बोलो कुछ ना कुछ घटेगा। हमने माना, हमने आपको बोला कि मान लो कितना घट गया, बोलो कितना घट गया। मान लो फिर वही बोल देते हैं कि मान लो यहाँ 2 मोलर बचा, आराम से मुझे बताना। 10 था, 2 बचा है, गया कितना? आराम से गया कितना? बोलो कितना गया? तो बोलेंगे सर 10 था, 2 गया है, तो फाइनल माइनस इनिशियल 2 माइनस 10 बराबर कितना? -8। -8 का मतलब क्या? माइनस का मतलब घटा है और 8 का मतलब 8 मोलर गया है, ये सर नो। तो यहाँ से कितना गया? 8। अब ध्यान से, अब लगाओ स्टोइकियोमेट्री। यहाँ कितना बना है? तुम क्या यहाँ 8 लिख दोगे पहले की तरह? बिल्कुल नहीं। कितना लिखेंगे सर? याद करो, बी का कॉन्सेंट्रेशन क्या बताओगे? जिसका निकाल रहे हैं उसका कोएफिशिएंट ऊपर, जिससे निकाल रहे हैं उसका कोएफिशिएंट नीचे, और जितने से निकाल रहे हैं, कितने से निकाल रहे हैं तुम?
तो इन दोनों का डिफरेंस कितना था 8, तो 8 से निकाल रहे हैं सर, इसको डिवाइड कर दिया, अरे कितना हो गया 12, तो यहाँ बनेगा कितना बेटा 12 मोलर, कितना बनेगा बोला जाए 12 मोलर, 12 मोलर, यस और नो सर, बोले सर 12 मोलर बन गया नहीं बन गया, बन गया सर, बन गया सर, बिल्कुल बन गया। अब मुझे बताइए, अब आपके सामने वही 3 बात कि व्हाट इज द डिक्रीज इन, मतलब व्हाट इज द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, व्हाट इज द इंक्रीज इन रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। 3 अलग अलग बातें, समझिएगा आराम से, मैं तीनों को कर रहा हूं डिस्कस, बहुत आराम से देखना, ठीक है। रेट ऑफ इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या लिखा जाएगा, तो बोलेंगे कितने का इंक्रीज आया, फाइनल माइनस इनिशियल, कितना लिखोगे तुम 12 माइनस 0, इसका मतलब ऊपर कितना है 12, टाइम कितना 10, क्या बोलेंगे 1.2, क्लियर 1.2, ठीक, मोल पर लीटर पर सेकेंड आंसर, खत्म। अच्छा, व्हाट इज रेट ऑफ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, पहले ही डिक्रीज बोल दिया, अब माइनस लेने का मतलब ही नहीं बनता, क्लियर। कितने का डिक्रीज हो आराम से, कितने का चेंज है 10 माइनस 2 कितना 8, यहाँ क्या ले लोगे तुम 8 डिवाइडेड बाय 10, वैल्यू 0.8 मोल पर लीटर पर सेकेंड, आराम से, बिल्कुल आराम से। सर B का जो रेट आया वो 1.2 और A का जो रेट आया दैट इज 0.8, क्या दोनों सेम है, बिल्कुल नहीं है। तो सर अभी तो आपने बोला था कि रेट ऑफ रिएक्शन या तो प्रोडक्ट के टर्म्स में या तो रिएक्टेंट के टर्म्स में, जिसमें भी निकाल लो सब बराबर आना चाहिए और इक्वल आना चाहिए, क्या इक्वल है दोनों, बिल्कुल नहीं है। तो अब क्या करेंगे, अब आई एक बात क्या कि इस जब ऐसा हो चेंज तब रेट कैसे डिफाइन किया जाएगा, तो रेट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के टर्म्स में निकाल सकते हैं। जब दोनों के टर्म्स में तुम निकालोगे तो एक चीज़ होगी जो कांस्टेंट होगी, और वो चीज़ क्या कांस्टेंट है उसको समझना है, क्लियर, ठीक। अब मुझे बताओ, अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं तब क्या बोलूँगा, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखूं, तो अभी तो आपने बोला था क्या बोला था, बोलो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बोला था ना, ठीक। एंड दिस विल बी ऑल्सो इक्वल टू रेट ऑफ इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो सर ये दोनों चीज़ तो आपस में बराबर है ही नहीं, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर कैसे होगा, बिल्कुल बराबर नहीं होगा। तो अब रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिफाइन होगा सर, और अगर दोनों के टर्म्स मारा दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। अब ज़रा ध्यान से देख, अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे, क्या लिख दूँ कि सर यही जो रेट ऑफ डिक्रीज है और रेट ऑफ इंक्रीज है, इसका जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, कौन है स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट रिएक्टेंट का 2, क्या है 2, क्लियर। अगर मैं यहाँ 2 से डिवाइड कर दिया, क्लियर, इसका कोफिशिएंट क्या है 3, अगर यहाँ 3 से डिवाइड कर दिया तो ज़रा वैल्यू चेक करना क्या मिलेगा, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी। अब ये चीज़ तो तुम ऑलरेडी निकाल के बैठे हो ना, क्या निकाल के बैठे हो 1.2 निकाल के बैठे हो, किसके टर्म्स में नहीं, रिएक्टेंट के टर्म्स में 0.8 निकाल के बैठे हो, 0.8/2, क्लियर। वैल्यू बता कितना आया 0.4, क्लियर। इसके टर्म्स में बी क्या प्रोडक्ट की वैल्यू कितना निकाल के बैठे हो 1.2 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट कितना 3, वैल्यू कितनी आई 0.4। अब बोलिए क्या ये दोनों बराबर हो गया, यस सर, क्लियर, यस सर, समझ मारी बात, ठीक। तो क्या हमने रिएक्टेंट के टर्म्स में वही वैल्यू निकाल दी जो प्रोडक्ट के टर्म्स में वैल्यू निकाली, क्लियर। अब आराम से समझिएगा क्या बोल रहे हैं कि साहब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, ये दोनों चीज सेम भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है, क्लियर है,
क्लियर। कब अलग अलग होगा? जब स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट अलग होगा, जब स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट अलग होगा। कब सेम होगा? जब स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलो, कब सेम होगा? जब स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम होगा। तो सर हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे? हमेशा के लिए क्या काम करना है, क्या काम करना है? जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देना है। किसको? इस चीज को और इस चीज को। वो हमेशा आपको क्या देगा? रेट ऑफ रिएक्शन। वो क्या देगा? हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर। और ये दोनों की वैल्यू देख लो बेटा, सेम आ रहा कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब देखो मैं इसी को दूसरे तरीके से भी समझाता हूं। मान लो यही रिएक्शन है, ये तो मैंने नंबर लेके समझाया। अब यही रिएक्शन है, मान लो मैंने आपसे बोला, क्या बोला कि साहब ये टाइम था, यहाँ टाइम क्या था इनिशियली? बोलो 0। और यहाँ टाइम t2 क्या था? अब मैंने आपसे बोला लेट इट इज t सेकेंड, ऐसा बोला। क्लियर? ठीक है। इनिशियली मैंने बोला इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या था? बोलो, इसका कॉन्सेंट्रेशन था A, ठीक, और इसका कॉन्सेंट्रेशन था 0। क्लियर। और फाइनली जब रिएक्शन कंप्लीट हो गया तब यहां से कुछ जाएगा ना। मान लो एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, याद है ना कि में पढ़े थे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। लेट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इज x, तब तुम यहां से क्या बोलोगे? जितना था उसमें से एक्सटेंट तो x है और 2 क्या है? स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तब क्या बोलेंगे? 2x। ये माइनस 2x गया। अगर यहां से 2x जाएगा तो रिएक्शन क्या बोल रहा है? 3x बनेगा। तो यहां क्या बनेगा बेटा? बोलो 3x बनेगा। क्लियर बनेगा। फिर वही बात क्या कि व्हाट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। वो तो सिंपल है, उसमें कोई स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं करना है। अब आराम से समझना। क्या बोलोगे तुम? बोलो क्या बोलोगे तुम? इसको तुम क्या बोलोगे? तो क्या कहेंगे सर? जो प्रोडक्ट का चेंज है वो क्या बोलते थे? डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, यही ना? डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय डेल्टा टी, यही तो एक्सप्रेशन होगा। क्लियर? ओके। अब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना बेटा? 3x माइनस 0। तो तुम क्या लिखोगे? 3x बाय टाइम क्या लगा? t। क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? ये वैल्यू आई। अच्छा, यही लिख दें, रेट ऑफ डिसअपियरेंस मतलब गायब हो गया, कितना कम हो गया, ठीक, ऑफ रिएक्टेंट। तब क्या लिखेंगे सर? आराम से। फिर क्या लिखेंगे? अब आराम से डिसअपियरेंस बोल दिया या डिक्रीज बोल दिया पहले ही। इसका मतलब क्या? यही चीज़ तो चेंज है, बेटा। यहाँ साइन कुछ क्यों नहीं लगाया? बिकॉज वो बढ़ रहा था। तो यहाँ भी वही लिखेंगे, क्या? डेल्टा ए बाय क्या? डेल्टा टी। बट डिसअपियरेंस बोला तो पहले से लगा देंगे एक माइनस। बोले यस सर नो। और इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या वैल्यू आएगी? बोलो। बाद में क्या है? ए माइनस मतलब फाइनल माइनस इनिशियल करोगे ना तुम, तो जब ये लोगे तो तुम्हारे पास क्या है? ए माइनस 2x माइनस ऑफ क्या? ए। तो अब जब ये कटेगा, ए और ए खत्म हो जाएगा, तो वैल्यू क्या मिली? माइनस 2x। ये किसका मिला? चेंज का। और चेंज के आगे क्या लगा हुआ? माइनस। तो वैल्यू क्या मिलेगी? 2x। क्या मिलेगा? 2x डिवाइडेड बाय क्या? टी। नो डाउट ये वैल्यू क्या है? दिस इज द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ बोलो, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट। बट व्हाट अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन? अब आराम से समझना। क्या यहां पे इसको मैं लिख सकता हूं कि 3 इंटू एक्स बाई टी, और इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू एक्स बाई टी। तो ये एक्स बाई टी कॉमन दिख रहा तुम्हें? ठीक है। अगर मैं यही x बाई टी इसके टर्म्स में निकालना चाहूँ तो इसी की वैल्यू तो x बाई टी ऐसे दिख रही है ना तुम्हें? बिल्कुल। तो प्रोडक्ट के टर्म्स में निकालना चाहें तो तुम जरा देखो क्या मिल रहा है तुम्हें। x बाई टी इज इक्वल टू क्या मिला बेटा? ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो गया 1/3 डेल्टा b बाय डेल्टा टी मिला। अच्छा, अगर हम यही x बाई टी यहाँ से निकालना चाहें रिएक्टेंट के टर्म्स में, तब हमें क्या मिल रहा है? ज़रा देखना, ये चीज़ तो मिल रही है ना, ये इसके बराबर है ना? क्लियर? तो सिर्फ x बाई टी अगर बचाना चाहें तब क्या बच जाएगा? ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया 1/2 इंटू क्या? बोलो, ये माइनस है, माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा
टी, बोलो यस और नो। ये x बाई टी और ये x बाई टी, क्या ये दोनों चीज कॉमन है? कॉमन का मतलब क्या x बाई टी की वैल्यू रिएक्टेंट के टर्म्स में और प्रोडक्ट के टर्म्स में भी सेम आ रही है? बिल्कुल आ रही है। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन तो वही बोलेंगे ना जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट से दोनों से आ जाए, दोनों से सेम आए, उसी को तो बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। बिल्कुल। तो ऐसे केस में ही x बाई टी को ही बोला जाता है रेट ऑफ रिएक्शन। जब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अलग हो गया तब हम क्या बोलेंगे बेटा? तब क्या बोलेंगे? दिस x बाई टी, दिस x बाई टी, दिस x बाई टी, चूंकि दोनों के टर्म्स में सेम है, इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहां से देखो तुम, एक्सप्रेशन क्या आ गया? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, क्या एक्सप्रेशन आ गया बेटा? बोलो बोलो। अगर हम प्रोडक्ट के टर्म्स में ले रहे हैं तब क्या मिल रहा है? बोलो 1/3 क्या? डेल्टा बी बाय डेल्टा टी मिल रहा है? यस सर, ओके। एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? बोलो रिएक्टेंट के टर्म्स में तब क्या बोल रहे हैं? 1/2 माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। क्लियर? दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर? विच इज इक्वल टू क्या? x बाई टी। समझ में आ रही बात? क्या एक्सप्रेशन समझ में आ रहा है? इसका मतलब कोई भी रिएक्शन होगा हम क्या निकाल देंगे? रेट ऑफ रिएक्शन डेल ए बाई डेल टी डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट विद नेगेटिव साइन, डेल बी बाई डेल टी डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट विद पॉजिटिव साइन। क्लियर? क्या इतना डिस्कशन आपको समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? अगर ये समझ में आ गया तो मैं जनरल रिएक्शन लिख रहा हूँ 4-5, है ना, उन सब के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिख करके दिखा दोगे? बिल्कुल, फटाफट इसको करो कॉपी और मैं मिटा करके 4-5 रिएक्शन लिख रहा हूँ फटाफट। जी सर जी, देखिए ज़रा क्या दे रखा है सामने में कि एक जनरल रिएक्शन लिखा हमने ए प्लस बी गिविंग एम प्लस एन। ये ए बी एम एन ऑल ऑफ दीज आर, स्मॉल जो भी लिखा हुआ है, ऑल ऑफ दीज आर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्लियर? अब आराम से अगर आपसे बोले एक्सप्रेशन लिखने के लिए तो आप क्या लिखोगे? एक्सप्रेशन लिखना है सबका। पहला रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, मतलब कंजम्पशन मतलब घटना, तो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ ए लिखना। कैसे लिखोगे बेटा? जैसे अभी तक लिखते आए थे सर, क्या? डेल ए बाई डेल टी लिखते आए थे ना, बस नेगेटिव साइन के साथ और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ क्या लिख दोगे? लिखेंगे सर ऐसा 1/a अंडर ब्रैकेट माइनस डेल ए बाय, बोलो डेल टी, ऐसे लिखेंगे। बिल्कुल सेम बी वाला 1/b क्या? अंडर ब्रैकेट माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, ऐसा लिख देंगे बेटा। बोलो यस और नो? क्लियर है? क्लियर है? यस सर। व्हाट अबाउट फॉर्मेशन सर? फॉर्मेशन में पॉजिटिव का मतलब माइनस का कोई चक्कर ही नहीं है, तो सीधा सीधा क्या लिख देंगे? बोलो 1/m और इनटू क्या? डेल m अपॉन डेल t। व्हाट इज डेल m? दैट इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन या इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, वट एवर। क्लियर? ओके। यहाँ डेल क्या है सर? यहाँ चेंज है, और चेंज जब नेगेटिव से बनेगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। क्लियर? यहाँ 1/n और क्या लिख दोगे तुम? डेल n, है ना, ठीक, ओवर डेल t, ये लिख देंगे। बोलिए ये सर नो? एक मिनट जरा मैं गेट बंद कर लूँ ताकि नॉइज़ नहीं है आपको। अरे ये बंद ही नहीं हो रहा, चलो छोड़ो। हाँ क्लियर? सो व्हाट अबाउट ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन? तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, एक मिनट, अरे भाई साहब ये सामने क्या पाप कर दिया? क्या पाप कर दिया है? बिल्कुल महापाप हो गया सर। रेट ऑफ कंजम्पशन में और रेट ऑफ फॉर्मेशन में क्या लेना देना है? किसका? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का। याद है ना आपको? बिल्कुल लेना देना नहीं था, बिल्कुल नहीं। तो सर ये सब गायब हो जाएगा। कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बिल्कुल भी नहीं है सर, कोई भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बिल्कुल भी नहीं है। या तो सीधा सीधा बनेगा, सीधा सीधा, है ना। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का इन्वॉल्व करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन में। क्यों इन्वॉल्व करते हैं सर? बिकॉज उसको इन्वॉल्व करने के बाद ही तो हर चीज़ कट पिट करके एक कॉमन वैल्यू आएगी हर एक कंपोनेंट के टर्म्स में। यस और नो? इसलिए हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं। क्लियर है? और इन्वॉल्वमेंट किया जाता है, ठीक, उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, जो लिखा हुआ वही है सब कुछ। कोई दिक्कत? ओके सर, ठीक। ओवरऑल रेट लिखना है। अब आएगा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मान लो आप ए के टर्म्स में लिखना चाहते हो, तो पहले रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए की वैल्यू क्या है? बोलो क्या है? बोलो क्या है? माइनस डेल ए बाई डेल टी। बस वहाँ क्या लगा दोगे आप? 1/a अंडर ब्रैकेट माइनस डेल ए बाय डेल टी। क्लियर? ये हुआ ए के टर्म्स में। इसी को अगर बी के टर्म्स में लिखना है 1/b अंडर ब्रैकेट माइनस डेल बी बाय डेल टी। बोलो यस और नो?
ठीक, इसी को लिखना है m के टर्म्स में, दैट विल बी 1 बाय स्मॉल m अंडर ब्रैकेट, बोलिए यहाँ क्या, डेल m अपॉन डेल t, क्लियर। और इसी को लिखना है n के टर्म्स में, दैट विल बी 1 बाय n अंडर ब्रैकेट डेल n ओवर डेल t, खत्म। दिस इज द वे टू राइट डाउन, बोलो टू राइट डाउन रेट ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक, एज वेल एज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनी रिएक्टेंट एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनी प्रोडक्ट। ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू क्या है, बोलो ये जो वैल्यू है वो क्या है, तो क्या बोलेंगे, दिस इज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, और इसको मिला करके क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, अरे बोल रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बोलेंगे सर इतना और डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और अगर मैं सिर्फ ये बोलूँ तब क्या हो जाएगा, बोल ये क्या है, ये क्या है, रिएक्शन रेट। इसका मतलब अगर मैं तुमसे ये पूछ दूँ सर ये चीज़ क्या है, तो ये चीज़ क्या है, वहाँ से रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए। तो अगर हम पूछें ये क्या लिख दोगे तुम, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए बराबर, इधर क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इनटू क्या, ए, और ए क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मतलब किसी भी इंडिविजुअल कंपोनेंट का रेट फॉर्मेशन या जाने का और रेट ऑफ रिएक्शन में किसका रिलेशन आता है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का। क्लियर, कोई दिक्कत क्या, ये सब बातें समझने में कोई भी डिफिकल्टी है आपको, ठीक, आगे चल करके इसी का इन्वॉल्वमेंट बनेगा। आराम से सोच के देखो, अगर तुमसे पूछ दे कि सर ये दोनों चीज़ ये वाला पूरा और ये वाला पूरा बराबर हो गया ना बेटा, हो गया ना बराबर। अब तुमसे बोलेगा ये जो अंदर मैंने लिखा ग्रीन वाला, ये ग्रीन वाला क्या है, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, वो मान लो तुम्हें दे दिया जाए दैट इज x, और तुमसे पूछे व्हाट इज द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ b, तब तुम क्या बोलोगे, ये क्या है, तो तुम क्या बोलोगे, ये दे रखा है लेट दैट इज x, है ना, तो तुम क्या बोलोगे, बस ये दोनों तो बराबर हो गए, रेट ऑफ रिएक्शन लिख करके बराबर कर दिया। अब इस b को ले जाएंगे ऊपर और यहाँ तो वैल्यू x रखेंगे, तो क्या बोलेंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी सर, b/a इंटू एक्स, ऐसा काम बनेगा न्यूमेरिकल में। क्लियर, तो पहले तुम रेट ऑफ रिएक्शन लिखना शुरू कर दो, रेट ऑफ रिएक्शन लिख दो किसी भी रिएक्शन के लिए, अब तुम्हें जो बोला उसके अकॉर्डिंग काम कर दो। क्लियर, बोलिए फटाफट बोलिए, इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यही सारी कहानी, क्या ये सारी कहानी लिख दोगे तुम, बोलो सब कुछ एज इट इज कर दोगे, बिल्कुल कर देंगे सर, करो फटाफट करो जल्दी से, बोलिए। पहला सवाल है आपसे, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ नाइट्रोजन लिखना है, क्या लिख देंगे सर, बोलो, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ नाइट्रोजन लिखना है, क्या लिखेंगे, रिएक्शन बैलेंस है, क्या लिखेंगे, सीधा कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है, तो माइनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T, खत्म। क्लियर, मान लो अगला है हाइड्रोजन लिख दिया, हाइड्रोजन इसके टर्म्स में रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ हाइड्रोजन क्या लिख देंगे, बोलो बाहर क्या है, कोएफिशिएंट 3, तो 1/3 इंटू माइनस डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T लिख देंगे, बिल्कुल लिख देंगे। अब मान लो अगला है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, यहाँ लिख दिया अमोनिया, क्या लिखोगे बेटा, बोलो क्या लिखोगे, 1/2 इंटू डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T लिख दिया सर, बोलो यस सर, नो। व्हाट अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन सर, रेट ऑफ रिएक्शन किसी के टर्म्स में लिख दो, क्या लिख दोगे, अगर इसके टर्म्स में लिखना है तो सीधा माइनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T विल बी इक्वल टू, हाइड्रोजन के टर्म्स में 1/3 है ना, 1/3 इंटू माइनस डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T, बोले यस सर, नो, एंड इट विल बी इक्वल टू क्या, 1/2 यहाँ डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T, ये लिख दिया, क्या ये लिख दिया, बोले यस सर, नो, यस सर। अब ध्यान से सुन, ये इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन है, चाहे तुम ये लिखो चाहे ये लिखो, सबकी वैल्यू बराबर आएंगी। अगर ये x है तो ये भी x। क्लियर, क्या ये चीज़ें समझ में आ रही है? अब ध्यान से सुनो, क्या यही चीज़ रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ नाइट्रोजन नहीं है? बिल्कुल है सर, है ना, यही चीज़ यहाँ से क्या है, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ नाइट्रोजन, दोनों बराबर हो गया, बिल्कुल बराबर हो गया। कब बराबर हो गया? जब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 हुआ।
जब स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 हुआ, क्या तुम इसको रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ हाइड्रोजन बोलोगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? ज़रा देख इसकी वैल्यू कितनी है हाइड्रोजन वाली। अरे यार मैं फिर यही बार बार यही गलतियाँ क्यों कर रहा हूँ यार। हाइड्रोजन वाला किधर है? ये इससे काय को डिवाइड करना है, इससे काय को डिवाइड करना है ना। उसके कंजम्पशन में उसका कोई रोल ही नहीं है। क्लियर? सिर्फ रोल कहाँ आएगा बोलो? सिर्फ ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन लिखने में। खैर तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि हाइड्रोजन का कंजम्पशन कितना है? सिर्फ इतना। और ये चीज़ कहाँ है तुम्हारे पास? वो चीज़ कहाँ है तुम्हारे पास? बोलोगे सिर्फ इतना इज द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ हाइड्रोजन बेटा। क्लियर। तो रेट ऑफ रिएक्शन इस पूरे के साथ है, रेट ऑफ कंजम्पशन सिर्फ ये है। इसका मतलब क्या हो गया? तुम क्या लिखोगे? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या? 1/3 इंटू क्या? रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ हाइड्रोजन। दोनों में रिलेशन समझ में आ रहा है? अगर ये दे दिया 3 से डिवाइड करके ये निकाल देंगे, और अगर ये दे दिया 3 से गुणा करके वो निकाल देंगे। तरीका समझ में आ रहा है? यस सर। व्हाट अबाउट अमोनिया में आराम से बोलना। अमोनिया का फॉर्मेशन क्या है? मात्र इतना। तो ये चीज़ तो यहाँ तुम्हें दिख रहा है, तो ये चीज़ क्या है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। और ये हाफ लगा करके क्या हो गया? रेट ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज व्हाट? हाफ इंटू रेट ऑफ, बोलो, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अगर तुमसे बोले ये चीज़ y है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? y/2। और अगर रेट ऑफ रिएक्शन z है तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया क्या है? बोलेंगे 2z। यही रिलेशन का खेल है, बस इतना खेल होना है बेटा, इसके अलावा कुछ नहीं होना है। क्लियर? तो टाइम हो रहा है सहरी का, है ना, चलते हैं। तो आज मैं ये लेक्चर यहीं वाइंड अप करता हूँ, और आपके लिए यही सारी चीज़ें होमवर्क छोड़ करके जा रहा हूँ। ठीक, मैं यहीं से कंटिन्यू करूँगा अपना अगला लेक्चर कि साहब हाइड्रोजन का रेट ऑफ कंजम्पशन बताओ, आयोडीन का रेट ऑफ कंजम्पशन बताओ, HI का रेट ऑफ फॉर्मेशन बताओ, है ना, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखो, PCl5 का रेट ऑफ कंजम्पशन बताओ, PCl3 का रेट ऑफ फॉर्मेशन बताओ, क्लोरीन का रेट ऑफ फॉर्मेशन बताओ, है ना, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन लिखो। यहाँ देखो सबका कोएफिशिएंट बराबर है, सबके बराबर आएगा, सबके बराबर आएगा, एज वेल एज रेट ऑफ रिएक्शन को भी बराबर आएगा। यहाँ मैंने जनरल रिएक्शन लिखा 2A + 3B गिविंग 4C + 5D, इसका रेट ऑफ कंजम्पशन, इसका रेट ऑफ कंजम्पशन, इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन, इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन। क्लियर? एंड ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। यहीं से हम लोग शुरू करेंगे। आप बना करके रखिएगा होमवर्क, है ना, अपना काम करके रखिएगा। मैं जब अगले लेक्चर में आऊँगा तो यहाँ से शुरू करूँगा और अपना काम चलता रहेगा। क्लियर? और फिर इसके ऊपर बेस्ड मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आज का लेक्चर अच्छे से आपने एंजॉय किया। क्लियर? समझ में आया आपको? ठीक, मैं ये बात यहीं छोड़ रहा हूँ, आगे बढ़ाऊंगा और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, और मेरे पास टाइम भी नहीं है ना, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक, तो अगले लेक्चर में बात यहीं से शुरू होगी, लेकिन इस लेक्चर को कम से कम 2 बार देखना है। 2 बार, एक बार तो तुम पेन पेपर पर बनाओगे और एक बार खुद से सोए देखोगे। क्लियर? क्योंकि ये लेक्चर क्लियर होगा तो अगले लेक्चर का क्वेश्चन फटाफट बनेगा। क्लियर? चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।